नमस्कार साथियों। आज आरएस प्री परीक्षा 2024 का प्रथम पेपर का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया और इस आज वाले पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उनका क्या स्टैंडर्ड रहा, आपने क्या उत्तर दिया, एक्चुअल में उसका क्या आंसर था, इन सभी 150 प्रश्नों का 3 भागों में 50-50 प्रश्नों के 3 भाग करके इस पेपर को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। साथ ही उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं उनके बारे में भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा एप्लीकेशन है आरजे टेस्ट सीरीज के नाम से, उसको डाउनलोड कर लें और ये जो प्रिंट पीडीएफ आप देख रहे हो वो वहाँ से निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सारे जो हैं सोशल नेटवर्क साइट्स जो हमारे हैं उनके लिंक मिल जाएंगे। ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए सीधे पहले प्रश्न पे आते हैं। वर्तमान में राजस्थान में स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना अंतर्गत को कम हेल्पर को भोजन पकाने हेतु कितना मानदेय दिया जाता है। यहाँ पर आपके 4 विकल्प थे। चारों विकल्पों में जो दूसरे नंबर का विकल्प है वो आपको चयन करना था। वर्तमान में ये राशि अभी हाल ही में 10% बढ़ाई है, तो इस वजह से 2143 रुपये आपको आंसर करना था। साथ ही अब मिड डे मील योजना राजस्थान सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसके बारे में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो आपको याद करने जरूरी हैं, क्योंकि आप आरएएस बनने जा रहे हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सहभागी बनने जा रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए साथियों, तमिलनाडु पहला स्टेट था जिसमें इस प्रकार की मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। 1962 की बात है। इसके बाद में एमडीएम स्कीम जो है वो शुरू की गई थी 15 अगस्त 1995 को, और 1997-98 में इसको जो है संपूर्ण देश के में चालू किया गया था। सितंबर 2004 में इसको मेन्यू आधारित किया गया। और अब जो मूल प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष है स्क्रीन पे, अर्थात मानदेय कितना है, तो 1 अप्रैल 2024 को इसकी राशि को बढ़ाया गया है और वर्तमान में जो कोकम हेल्पर है उसको 2143 रुपये मानदेय दिया जाता है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि मिड डे मील योजना के अंतर्गत भोजन पकाने की लागत प्रति विद्यालय प्रति जो बच्चा है वो कक्षा 1 से 5 तक है। जो लेटेस्ट अपडेट मैं बता रहा हूँ, कक्षा 1 से 5 तक जो भुगतान किया जाता है प्रति छात्र 5 रुपये 45 पैसे किया जाता है, और 6 से 8 तक का जो भुगतान किया जाता है वो 8 रुपये 17 पैसे किया जाता है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है, अभी करंट में ये जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है जिसमें दुग्ध पाउडर से दुग्ध बनाकर विद्यार्थियों को पिलाया जाता था, उसका नाम राजस्थान सरकार ने चेंज किया है। उस पहले मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना था, अब उसका नाम बदलकर पन्नाधाय बाल गोपाल योजना किया गया है। अब यदि मिड डे मील से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप बाल गोपाल योजना से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए सारी जो भी विशिष्ट बातें हैं, इसके फैक्ट हैं, वो सारे नीचे दे दिया है कि आपको पता है 1 से 5 तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनको 15 ग्राम दुग्ध पाउडर से उसमें 8.4 ग्राम चीनी मिलाकर 150 मिलीलीटर दूध बनाकर प्रति छात्र दिया जाता है, जबकि 6 से 8 तक के सभी छात्रों को 20 ग्राम दुग्ध पाउडर मिलाकर दुग्ध पाउडर और उसमें 10.2 ग्राम चीनी मिलाकर 200 मिलीलीटर दूध प्रति छात्र बनाकर विद्यार्थियों को पिलाया जाता है। तो ये आपके पन्नाधाय बाल गोपाल योजना से संबंधित प्रश्न था। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और राजस्थान में महिला जो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो केंद्र सरकार में आपके राज्यसभा या लोकसभा से संबंधित है या राजस्थान सरकार में विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रश्न है, इस प्रकार के पुरुष प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। इसलिए इसी एक ही प्रश्न में इसको सारा कवरेज यहाँ देने के प्रयास किया है। दूसरा प्रश्न है साथियों, वर्तमान में 16वीं राजस्थान विधानसभा में एसटी की कुल महिला विधायकों की संख्या निम्न में से क्या थी। यहाँ पर आपके विकल्प 4 थे, 2, 3, 7 और 6। यदि
विद्यार्थियों, यदि आपको ये पता होता कि राजस्थान विधानसभा में कुल महिला विधायकों की संख्या 20 है और इन 20 में 11 जनरल कैटेगरी की हैं, 2 एसटी की हैं और 9 आपकी एससी की हैं, तो इस प्रश्न को किसी भी प्रकार के तोड़ मरोड़ के यदि प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर आप कर सकते थे। तो यहाँ पर एसटी की संख्या पूछी है, तो एसटी की संख्या आपको पता होना चाहिए, 2 इसमें सही आंसर होना था। यदि एससी की पूछता तो वहां पर आपको 9 आंसर बताना पड़ता। ठीक है, अभी एक चीज आपको ये और ध्यान रखना है कि वर्तमान राजस्थान 16वीं राजस्थान विधानसभा है, उसमें कुल 20 महिला विधायक हैं, जिसमें 9 आपकी कांग्रेस की हैं, 9 आपकी बीजेपी की हैं और 2 इंडिपेंडेंट हैं। अब जो 2 इंडिपेंडेंट हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि वो विलग हैं थोड़ा, तो बाड़मेर में प्रियंका चौधरी और भरतपुर में रितु बनावत हैं, वो स्वतंत्र हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 20 है, लेकिन पिछली 15वीं विधानसभा में इससे ज़्यादा थी, 24 थी, लगभग 12% उस समय थी और अब की बार जो है 10% है, तो परसेंट में भी पूछा जा सकता है। और एक प्रश्न अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई है, उसमें पूछा गया था कि न्यूनतम सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व निम्न में से राजस्थान की कौन सी विधानसभा में था, तो आपको पता होना चाहिए साथियों, 13वीं राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक 14.5% अर्थात 29 महिला विधायक थी। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। अब महिला प्रतिनिधित्व, आप ये मत सोचना कि सारा महिला प्रतिनिधित्व के 2 प्रश्न 150 में से दे दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है और जेंडर बजटिंग इत्यादि के जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उसके हिसाब से प्रश्न महिला प्रतिनिधित्व से पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। मैं फिर से आपको बता दूं, यदि आप इस पेपर की पीडीएफ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो हमारा आरजे टेस्ट सीरीज के नाम से एप्लीकेशन है जिस पर टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जाता है वो डाउनलोड कर लीजिए और उसमें फ्री कंटेंट सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो आरएस प्री पेपर प्रथम के नाम से आपको वहां पर उसका आइकन मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान से केंद्र में महिला प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए 4 कथन है, 4 कथन में से 3 कथन जो हैं वो सही हैं, 1 कथन आपका असत्य है। अब तक केवल 22 महिलाएं ही राजस्थान में सांसद बनने का गौरव प्राप्त की हैं, सही है। राज्य में अब तक 34 बार महिलाएं संसद हेतु निर्वाचित हुई हैं, ये भी सही है। 18वीं लोकसभा में राजस्थान की 3 महिला निर्वाचित हुई हैं, ये भी सही है। लेकिन चौथा विकल्प यहाँ पर गलत है क्योंकि गिरिजा व्यास से राज्य से सर्वाधिक 5 बार सांसद नहीं रही है। गिरिजा व्यास जो हैं इसके स्थान पर यदि वसुंधरा राजे सिंधिया होता तो आपका प्रश्न सही हो जाता। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए चौथा विकल्प आपका यहाँ पे गलत है। 18वीं लोकसभा, अब महिला प्रतिनिधित्व का केंद्र सरकार में क्या क्या योगदान रहा वो सारी बातें हम इसी स्लाइड में इसी प्रश्न में कर लेंगे। 18वीं लोकसभा में कुल 74 महिला सदस्य थे जो 13.62% जीत कर आई, जो 2019 की 78 महिला सदस्यों से 14% के मुकाबले थोड़ा कम था। अर्थात 17वीं में 78 महिलाएं थी और अब की बार 74 महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा जो महिला प्रतिनिधित्व हैं वो बंगाल से चुन के आई हैं। इन 74 में से 11 महिला केवल बंगाल से हैं। 1962 से अब तक 674 महिला ही सदन पे पहुंची हैं पूरा लोकसभा और विधानसभा में। अब तक राजस्थान से केवल 34 महिलाएं गई हैं, जिन 34 महिलाओं में भी वास्तविक रूप से 22 महिलाएं थी। अर्थात जैसे वसुंधरा राजे 5 बार चली गई तो वो महिलाओं की संख्या तो 22 है लेकिन प्रतिनिधित्व 34 बार हुआ है। तो 18वीं लोकसभा के लिए वर्तमान में 19 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 3 महिलाएं संसद में पहुंची हैं, जिसमें 2 बीजेपी की हैं और 1 कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी की जो जयपुर लोकसभा क्षेत्र है वहां पर मंजू शर्मा और राजसमंद से जो महिमा कुमारी मेवाड़ हैं वो चयनित हुई हैं, और भरतपुर लोकसभा में जो कांग्रेस की सीट से संजना जाटव हैं उनका चयन हुआ है। अर्थात वर्तमान में राजस्थान की जो
25 सीटें आवंटित हैं लोकसभा के लिए, उसमें केवल 3 महिलाएं ही लोकसभा में पहुंची हैं। इसके अलावा आज़ादी के बाद 72 सालों में राजस्थान से महिलाओं की संसद में केवल 7.79% भागीदारी रही। सर्वाधिक 5 बार श्रीमती राजे संसद में पहुंची, आपके लोकसभा में पहुंची। 18 लोकसभा चुनाव में अब तक बीजेपी की सर्वाधिक 17 महिला प्रत्याशी संसद पहुंची, और जबकि कांग्रेस की 13 और स्वतंत्र पार्टी की 3 और 1 निर्दलीय महिला उम्मीदवार संसद पहुंची है। अब आपको ये ज़्यादा बहुत आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट एक जगह होंगे तो निश्चित रूप से तथ्य ज़्यादा होंगे, तो ये आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। सर्वाधिक बार लोकसभा में श्रीमती राजे गई थी, और उसके बाद गिरिजा व्यास गई थी, वो 4 बार गई थी। डॉक्टर व्यास 7 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें 3 बार ही वो जीती। इसके अलावा राजस्थान में पहली महिला सांसद होने का गौरव गायत्री देवी को है। इसके अलावा पूर्व जो जोधपुरी, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्व जोधपुर राजघराने की राजमाता थी कृष्णा कुमारी, जो लोकसभा चुनाव में प्रदेश की एकमात्र निर्दलीय महिला प्रत्याशी के रूप में जोधपुर से चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। तो और ये जो चुनाव था निर्दलीय रूप से वो चयनित हुई थी, 1971 का लोकसभा चुनाव था। तो इस प्रकार जो है 3 प्रश्न में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब चौथे प्रश्न को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो आरएएस प्री परीक्षा है उसके लिए 25 संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी अलग से पीडीएफ बना के मैं डाल दूंगा। उन 25 जो संविधान संशोधन है उसको आप अच्छी तरह से देख लेना। ज़्यादातर को मैंने कवर कर दिया है। लगभग 8 संविधान संशोधन विकल्पों के माध्यम से इस वीडियो में मैं सोल्व करने का प्रयास करूँगा। आगे आने वाले पेपर्स में सारी चीज़ें आपको यथा समय बता दी जाएंगी। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये आपको पता होना चाहिए साथियों। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को इस हेतु उनको बहुत साधुवाद, जिन्होंने इसकी जो आयु है जो मतदान करने की वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की थी। अब यहाँ पर 4 संविधान संशोधन है। 100वां संविधान संशोधन 2015, 91वां संविधान संशोधन 2003, 52वां संविधान संशोधन 1985 और 61वां संविधान संशोधन 1988। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो 61वां संविधान संशोधन 1988 है। लेकिन ये शेष 4 भी जानबूझ के इसी वजह से डाले थे कि एक साथ ये सारे क्लियर हो जाएं। देखिए साथियों, 1951 में पहली बार अधिनियमित होने के बाद अगस्त 2024 तक का डेटा मैंने यहाँ पर लिया है। कुल 127 संशोधन हो चुके हैं। कई बार संशोधनों की संख्या भी पूछ लेता है। यहाँ पर मैंने देने का प्रयास किया है वर्तमान में कुल टोटल अगस्त 2024 तक संविधान संशोधनों की संख्या 127 है। 91वें संविधान संशोधन आपको पता है मंत्रिपरिषद की संख्या को निर्धारित करता है। चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। 1 अगस्त 2015 को जब भारत और बांग्लादेश के बीच भू सीमा संधि के लिए संशोधन किया गया था तो उसको 100वां संविधान संशोधन जो है नाम दिया गया था। इसमें आपसी सहमति के द्वारा दोनों देशों ने अपने कुछ भू क्षेत्रों का आदान प्रदान किया था, आपको पता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 आपको पता होना ही चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। इसमें दल बदल के मामले में संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण किया जाता है। साथ ही 52वां संविधान संशोधन 1985 हुआ था, उसमें 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। 61वां संविधान संशोधन आपको पता है राजीव गांधी जी के समय लोकसभा और राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव को मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो इस प्रकार 4 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, राजस्थान करंट का। राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए, मैं आपको राजस्थान लाडू प्रोत्साहन योजना से संबंधित जो है एक कुछ डेटा मैं आपको पहले बता देता हूँ। 1 अगस्त 2024 को राजस्थान सरकार के वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा एक योजना शुरू की गई है।
जिसका नाम है राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना। इस योजना में जब पात्र परिवार की कोई बालिका जन्म लेती है तो इस योजना में 1 लाख रुपए तक का सेविंग बांड जो है वो बच्ची के जन्म पर उसके माता पिता को दिया जाता है। इस सेविंग बॉन्ड में धनराशि को लाभार्थी कन्याओं को 7 स्टेप्स में प्रदान किया जाता है, 7 चरणों में प्रदान किया जाता है। जब बच्ची का जन्म होता है तो बॉन्ड के साथ 25 रुपए नगद दिए जाते हैं। इसके बाद में 25 रुपए 1 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है, बच्ची के यदि पूरे टीके पूरे हो जाते हैं तो 2500 रुपए फिर से दिए जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी किस्त होती है वो उस समय दी जाती है जब प्रथम कक्षा में बालिका प्रवेश कर लेती है। इस 4000 रुपए दिए जाते हैं। चौथी किस्त में 5000 रुपए दिए जाते हैं जब वो 6ठी कक्षा में बालिका प्रवेश कर लेती है। 5वीं किस्त जब बालिका 10वीं कक्षा में प्रवेश लेती है उस समय 11000 रुपए की राशि बालिका को दी जाती है। 6वीं किस्त में कक्षा 12 में प्रवेश करने पर 25,000 रुपए दिए जाते हैं। और अंतिम किस्त जो है वो बालिका जब ग्रेजुएशन कर चुकी होती है और जब उसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी होती है उस समय उसको शेष 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो अब यदि आपके पास फैक्ट पूरे हैं तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न सत्य असत्य या मिलान वाला आए तो आप आसानी से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए पहला विकल्प देखिए, इस योजना में राज्य सरकार पात्र परिवार की बेटी को जन्म से लेकर 21 वर्ष तक पूरे 7 किस्तों में 1 लाख रुपए देगी। बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया था। योजना अंतर्गत प्रथम 2 किस्तों में 5,000 रुपए देने का प्रावधान है। बिल्कुल सही है। पहला जैसे ही बच्ची जन्म लेती है 2500 रुपए और प्रथम वर्ष पूर्ण होने के बाद में यदि सफलतापूर्वक सारे टीके माता पिता उस बच्चे के लगा देते हैं तो 2500 रुपए फिर से दिए जाते हैं। तो पहली 2 किस्त 2500 रुपए के हैं। ठीक है। योजना का लाभ 1 अगस्त 2024 और उसके बाद जन्मी बालिकाओं हेतु दिए हैं, तो ये भी कथन सही है। योजना का लाभ केवल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बालिका को ही दिए हैं। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार ने कोई बैरियर नहीं लगाया कि ये जो लाभ है वो केवल सरकारी स्कूल की बालिकाओं हेतु ही काम आएगा। मतलब कोई भी बालक या बालिका है वो यदि चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो उसको ये योजना का लाभ मिलेगा। तो चौथा विकल्प आपके यहाँ पर सही होना चाहिए था। अब 6वां प्रश्न देखिए, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा आईडी कार्ड में कितने अंकों की पहचान संख्या वाला कार्ड प्रदान किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 11 अंकों का आभा कार्ड इसमें दिया जाता है। हाल ही में गंगानगर जिले को इसमें सम्मानित भी किया है। तो आभा कार्ड क्या है और इससे संबंधित परिवार पहचान संख्या क्या है इत्यादि ये नीचे की स्लाइड में आपको बताया गया है। देखिए, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता जो आभा आईडी भी उसको कहा जाता है, ये भारत सरकार के तहत शुरू किया गया एक स्वास्थ्य सेवा समाधान है और ये एक अद्वितीय स्वास्थ्य आईडी है जिसमें आपके आधार कार्ड या आपके ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके 14 अंकों की पहचान संख्या यहाँ पर आपके बनाई जाती है। ठीक है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं और हाल ही में गंगानगर जिले को जो आपके आभा आईडी वितरण में प्रथम स्थान मिला है, तो ये करंट का भी प्रश्न यहाँ पर शामिल किया गया है। राजस्थान में जनाधार मॉडल को हाल ही में अरुणाचल प्रदेश द्वारा लागू किया गया है। ये एक अलग फैक्ट था जो इससे संबंधित होने की वजह से यहीं पे डालने का प्रयास मैंने किया। जनाधार कार्ड में 2 प्रकार के अंक होते हैं। यदि परिवार पहचान संख्या पूछा जाए तो 10 अंक की होगी और परिवार का जो व्यक्तिगत पहचान संख्या है वो 11 अंक की होती है। तो यहाँ पर चारों जो है, आभा कार्ड 14 अंकों का होगा, आधार कार्ड 12 अंकों का होगा, जनाधार कार्ड में 10 अंक होंगे और जनाधार में जो व्यक्तिगत पहचान संख्या होती है वो 11 अंक की होगी। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस पीडीएफ को आप प्रिंट निकलवा लेना ताकि आपको सारी चीजें यथा समय याद आ सकें। 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय में अनुच्छेद 356 अर्थात राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में के जबरदस्त दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है? अब यहां पर मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, आरएएस प्री के लिए लगभग 12 वाद मैंने चयनित किए हैं जो
परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी मैंने उस फैक्ट को चयनित करवाया है, उसमें भी ये 12 जो वाद हैं वो बार बार अलग अलग एआई टूल्स के माध्यम से मैंने इनको ट्राई किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वाद हैं। इन 12 वादों को यथासमय संभव ये जो पहले 3 पेपर होंगे उसी में हम कवर कर लेंगे। देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के जबरदस्त दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किस वाद में किया गया था? तो यहां पर देखिए, आपका जो सही आंसर होगा एसआर बम्बई विवाद जो मामला था उसमें इसको लिया गया था। अब इसमें हुआ क्या था कि इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 अर्थात राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में उसके जबरदस्त दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, यहां पर देखिए, अब ये जो शेष 3 वाद हैं वो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला है आपका शंकरी प्रसाद मामला बनाम भारत संघ जो 1951 में हुआ था। तो मामले में संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अदालत में चुनौती दी गई थी और मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार इसमें बताया गया था। अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। ऐसा शंकरी प्रसाद मामला बनाम भारत संघ वाद 1951 में बताया गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो 1967 में वाद हुआ था उसमें संसद संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती, ये डिसीजन दिया गया था। और केशवानंद भारती वाद 1973 आपको सबको पता है। इसमें संविधान की पीठ ने 7 और 6 के मत से निर्णय लिया और इस फैसले में संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित किया। तो केशवानंद भारती वाद जो है वो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है और इसमें यह कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को संविधान संशोधन द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता। और भारतीय कानून में यही आधार है जिसके तहत न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किसी भी संशोधन को रद्द कर सकती है। अर्थात केशवानंद भारती वाद 1973 के द्वारा केशवानंद भारती वाद 1973 के द्वारा जो आपकी न्यायपालिका है उसको मजबूत करने का प्रयास किया गया था। 8वां प्रश्न देखिए, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक हेतु निम्न में से कौन सा स्थान पूर्व नियत है? तो इस प्रश्न में 4 विकल्प थे, पेरिस फ्रांस, मिलान कार्टिना डी अम्पेजो इटली, लॉस एंजल्स और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। साथियों, ये मिलान जो शहर है वो इटली में है और यही आपका सही आंसर होना था। आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय ओलंपिक खेल है उससे संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से आपके आरएस प्री में आएगा और इसकी बेसिक चीज़ें इस पेपर में हमने कवर करने का प्रयास किया और जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इससे संबंधित वो आगे वाले पेपर में हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बेसिक रूप से ये पता होना चाहिए कि जो ओलंपिक खेल हैं वो 4 वर्ष में होते हैं और ओलंपिक खेलों का जो लक्ष्य होता है वो मनुष्य का विकास करना और विश्व शांति में योगदान करना है। और ओलंपिक में 3 प्रकार के खेल शामिल हैं, एक ग्रीष्मकालीन खेल, एक शीतकालीन खेल और ये एक युवा ओलंपिक खेल। पैरा ओलंपिक की बात हम बाद में करेंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अभी पेरिस में हुए हैं, आपको पता है, पेरिस फ्रांस में है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में होंगे और इटली के जो मिलान शहर में होंगे 2028 में। मिलान कार्टिना डी अम्पेजो और इटली में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 होंगे और लॉस एंजल्स यूएसए और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होना प्रस्तावित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है 9, हाल ही में भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप निम्न में से किस देश को निर्यात की है? तो ये आपको 4 विकल्प थे, चीन, रूस, जापान और फिलीपींस। इसमें सही उत्तर होगा आपका फिलीपींस। देखिए, भारत ने चीन के पड़ोसी देश हैं फिलीपींस, वहां पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप अभी भेजी है। आपको पता है रूस के साथ भारत ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल
का निर्माण किया था। उस समय काफ़ी चर्चित रहा था कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी दोनों के नामों को मिलाकर ब्रह्मोस नाम दिया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल वास्तव में दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अर्थ, सुपरसोनिक का अर्थ है ध्वनि की गति से तेज चलने वाली, अर्थात जिसकी गणना जो है उसकी गति की माप है वो मैक में की जाती है। और ये एक कॉन्सेप्ट पर काम करता है आपका ब्रह्मोस, दागो और भूल जाओ, अर्थात एक बार लॉन्च होने के बाद यह जब तक अपने लक्ष्य का भेदन नहीं कर लेता, जब तक अपने लक्ष्य को ढूंढ नहीं लेता, उस पर निशाना नहीं बना देता, तब तक वापस नहीं लौटता। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए। हाल ही में लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर निम्न में से कौन है? मैं आपको दावे से कह सकता हूं साथियों, इस स्लाइड में से एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। अब यहां पर आपका एग्जैक्ट आंसर तो क्या होगा? एताना बोनामाटी। ठीक है, अब बार्सिलोना और स्पेन की स्टार फुटबॉलर है एताना बोनामाटी, और इसने अभी लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया है। जबकि मैन का जो इसी प्रतियोगिता लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का जो पुरस्कार है वो नोवाक जोकोविच को दिया था। ठीक है, अब यहां पर एक ऑप्शन मैंने डाला है बिल्किस मीर। बिल्किस मीर आपके करंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्किस मीर को पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य इनको बनाया गया था। बिल्किस मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और 26 जुलाई से 11 अगस्त तक जो फ्रांस के पेरिस शहर में जो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं उसमें जूरी सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है, और ये भारत की पहली महिला होने का गौरव इस खेल प्रतियोगिता में उनको प्राप्त हुआ है। तो बिल्किस मीर का नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटा ग्रोस फिस्कल डेफिसिट को दर्शाता है? तो सामान्य सा इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। राजकोषीय घाटा होता है जब कुल व्यय में कुल राजस्व प्राप्तियां और ऋण वसूली और अन्य पूंजीगत प्राप्तियां घटा देते हैं तो उसको फिस्कल डेफिसिट, ग्रोस फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, अब इस सारा जो विवरण है नीचे एक्सप्लेन किया गया है, आप उसको देख लेना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए साथियों, इसमें 108 सदस्य देश हैं, लेकिन टेस्ट मैच खेलने के लिए केवल 12 देश ही पात्र हैं। बिल्कुल सही है। अब यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में ये पता हो कि इसमें सदस्य देश कितने हैं, कितने देशों को केवल टेस्ट क्रिकेट खेलने का टेस्ट मैच खेलने के लिए पात्र बनाया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है, अध्यक्ष किसको बनाया गया है, CEO इसके कौन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये सारी चीजें, सारे प्रश्न आपको हल हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका सही है, क्योंकि 108 सदस्य देश हैं और 12 देश टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए पात्र हैं। इसके अध्यक्ष जो हैं वो ग्रेन बार्कले हैं, तो ये अध्यक्ष जो हैं वो भी ग्रेन बार्कले हैं। बिल्कुल सही है, न्यूजीलैंड के ये रहने वाले हैं। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात में है, दुबई में, तो ये भी सही है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एताना बोनामाटी है। तो एताना बोनामाटी तो उसको अभी वो टेनिस में पुरस्कार मिला था, तो ये नहीं है। यहाँ का इसका जो मुख्य CEO है वो जोफ एलार्डिस, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो हैं। तो चौथा विकल्प आपको यहाँ पर गलत हो गया। जितने सारी चीजें फैक्चुअल चीजें हैं ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने निम्न में से किसे ICC पुरुष T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 4 व्यक्तियों को ICC पुरुष 2020 को जो वर्ल्ड कप हुआ था उसको 4 व्यक्तियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी को,
भारत के युवराज सिंह को, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल को और जमैका के धावक थे उसेन बोल्ट, उनको नवी आईसीसी क्रिकेट T20 विश्व कप में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं और चारों के अलग अलग विकल्पों में उन्हीं के नाम रिपीट किए गए हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आपको करना था। अब देखिए 14वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। निम्न में से किसे भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? जहां पर नहीं वाले प्रश्न आए वहां पर आपको यह ध्यान रखना है, वहां ये नहीं को पहले मार्क कर लें आप। अब यदि भारत रत्न 2024 की बात करें तो यह आपको पता होना चाहिए, इस बार 4 व्यक्तियों को तो भारत रत्न मिला था और 4 व्यक्तियों को ये पद्म विभूषण मिला है। अब ये भारत रत्न में और पद्म विभूषण में जो व्यक्ति हैं उनमें आपको इधर उधर घुसा के कंफ्यूज करने का प्रयास एग्जामिनर करेगा और आप 1.5 नंबर के प्रश्न को गलत करके आ जाएंगे। तो देखिए भारत रत्न 2024 जो 4 व्यक्ति हैं इसमें 3 व्यक्तियों को तो मरणोपरांत मिला था। कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, चौधरी चरण सिंह हैं और विपिन नरसिम्हा राव है और MS स्वामीनाथन। ये 5 व्यक्तियों को मिला है, ये भारत रत्न 5 को मिला है और जो पद्म विभूषण है वो भी आपके 5 को मिला है। ठीक है, 5-5 को मिला है। तो यहां पर और पद्म विभूषण है वैजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वरी पाठक और पद्म विभूषण। यहां पर आपको ध्यान रखना है भारत रत्न जो 5 व्यक्तियों को मिला है उसमें 4 मरणोपरांत मिला है और पद्म विभूषण जो 5 व्यक्तियों को मिला है उसमें 4 जीवित हैं और 1 मरणोपरांत मिला है। तो कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न मिला है, चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न मिला है, PV नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न मिला है, लेकिन बिंदेश्वरी पाठक जो हैं उसको भारत रत्न नहीं पद्म विभूषण मिला है। इसलिए विकल्प नंबर 4 आपका यहां पर सही आंसर आपको करना था। कालादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMMTTP के तहत कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के निम्न में से किस बंदरगाह से जोड़ा जाएगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है। कोलकाता का बंदरगाह जो है उसको म्यांमार का एक बंदरगाह है सितवे बंदरगाह, वहां उसे जोड़ा जाएगा। 1991 में एक पॉलिसी आई थी भारत की विदेश नीति की, लुक ईस्ट पॉलिसी, उसी के तहत मोदी सरकार ने इसे एक्ट ईस्ट रेमोडेट पॉलिसी के तहत उसको आगे किया है। तो आपको इस प्रश्न का विकल्प नंबर 2 चयन करना था। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें मार्च 2024 में भी हाल ही में ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2024 में ये जो गणना हुई है उसमें 143 देशों ने भाग लिया और इन 143 देशों में भारत का स्थान 126वां है। तो पहला स्थान फिनलैंड का है और इसके बाद में डेनमार्क का है। 163 देशों में, इसके अलावा जो वैश्विक शांति सूचकांक है उसमें 163 देशों को भाग लिया था, उसमें भारत का 116वां स्थान है। इसके अलावा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का क्या स्थान है, तो वहां पर 42वां स्थान है। और एक और है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में 193 देशों में भारत का स्थान 134वां है। तो मानव विकास सूचकांक का तो अलग आपके सिलेबस में अलग ही पॉइंट दे रखा है, तो ये तथ्य आपको याद रखने ही चाहिए। 17वां प्रश्न देखिए, दर्पण का उपयोग प्रकाश के परावर्तन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दर्पण के कार्य करने के तरीकों को सही ढंग से वर्णित करता है? दर्पण केवल प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है, दर्पण केवल प्रकाश की किरणों को विकिरण करता है, दर्पण प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है और छवि बनाता है। तो ये तीसरे नंबर का विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होना था, जो आपने किया या नहीं किया आप जाने। दूरदृष्टि दोष हाइपर के बारे में, दूरदृष्टि दोष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष उसमें आमतौर पे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है
और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इस प्रकार देख लेना, दूर दो शब्द हैं, उसमें 3 शब्दों का यूज किया जाता है, ठीक है, उत्तल, और निकट में 3 शब्द हैं तो उसमें 4 अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसको थोड़ा याद रख लेना। तो यहां पर तीसरा जो विकल्प है, दूर दृष्टि दोष के इलाज करने के लिए आमतौर पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने उसी तरीके से पकड़ा है, आप भी उस तरीके से पकड़ सकते हैं। तो दूर दृष्टि दोष जो है उसमें आंख की दृष्टि प्रणाली का फोकस क्षमता कमजोर हो जाती है, पास की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं और दूर की वस्तु साफ दिखती हैं, आंख की अक्ष की लंबाई छोटी हो जाती है और लेंस का पावर कम हो जाता है। इसलिए इसमें उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। 19वां प्रश्न देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यशील नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीन रिसोर्सेज नीरी निम्नलिखित में से कहाँ है? तो नीरी जो है वो राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी है। 1990 में भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। तो यहां पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जीन रिसोर्सेज नीरी है, उसका उद्देश्य आनुवंशिक विविधता और जीन संशोधन के संरक्षण मूल्यांकन का विकास करना है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, हाँ ये राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जो है वो केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में है, जबकि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीन रिसोर्सेज नीपजर है वो आपके नई दिल्ली में है। तो आपके प्रश्न का उत्तर तो नई दिल्ली होगा, लेकिन यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के बारे में पिछली आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर उसको रेड लेटर्स में हाईलाइट किया गया है। 20वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एवी विगडर्सन के बारे में सही नहीं है? एवी विगडर्सन ने कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया, बिल्कुल सही है। एवी विगडर्सन को ट्यूटरिंग पुरस्कार और एबल पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया, ये करंट का प्रश्न है, ये भी सही है। एवी विगडर्सन को ट्यूटरिंग पुरस्कार मिलने वाला पहले व्यक्ति नहीं है, तो तीसरा विकल्प जो है वो आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ट्यूटरिंग पुरस्कार एवी विगडर्सन से पहले भी कई लोगों को मिल चुका है। तो तीसरा तो गलत है। एवी विगडर्सन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज में प्रोफेसर है, तो ये भी सही है। 21वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की एकमात्र निर्दलीय महिला सांसद जीतकर संसद पहुंची थी? तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जोधपुर की राजमाता थी कृष्णा कुमारी। 1971 के चुनाव में उन्होंने किसी पार्टी से सिंबल नहीं लिया था और निर्दलीय महिला प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़के संसद पहुंची थी। तो यहाँ पर गिरिजा व्यास जो है, सॉरी आपकी कृष्णा कुमारी हैं, राजमाता कृष्णा कुमारी, वो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय में ये माना कि किसी भी व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने के समान ही सम्मान के साथ मरने अर्थात एथनेशिया या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया है? तो ये तो बहुत ही चर्चित मामला था 2011 में, अरुणा शानबाग के मामले में आपने खूब पढ़ा होगा। यदि आप न्यूज़पेपर से थोड़ा रिलेट करके चलते हैं तो अरुणा शानबाग का मामला आपको छुपा हुआ आपसे नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पर मेनका गांधी विवाद 1978 में हुआ, वो क्या था? लिली थॉमस और यूनियन ऑफ इंडिया का वाद क्या था, वो भी आपको पता होना चाहिए। लिली थॉमस बनाम भारत संघ, ये लिली थॉमस के 2 वाद थे, दोनों ही चर्चित थे, एक 13 में हुआ था, एक 2000 में हुआ था। तो ये जो वाद हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आपका सही आंसर इस प्रश्न का उत्तर तो अरुणा शानबाग मामला 2011 हो गया, लेकिन अब मेनका गांधी विवाद 1978 क्या था? तो इस मामले का मुख्य मुद्दे ये था कि क्या विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले का हिस्सा है। और ये मेनका गांधी विवाद का आपको पता है होना चाहिए कि पिछली जो 2023 की जो आरएएस प्री परीक्षा हुई थी उसमें मेनका गांधी से संबंधित ये अनुच्छेद पूछ लिए थे।
अब देखिए, तो इस मेनका गांधी वाद 1978 में क्या हुआ था, इस मामले का मुख्य मुद्दा यह था कि क्या विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि कानून न्याय संगत, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए। केवल एक सक्षम कानून का अस्तित्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो 2013 में लिली थॉमस और यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला उठा था वो क्या था, देखिए, कानून सबके लिए एक है। भावना के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि कोई भी विधायक या विधान पार्षद या सांसद यदि किसी अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसे न्यूनतम 2 वर्ष की सजा दी जाती है और तत्काल प्रभाव से उसको सदन का जो सदस्यता है वो निरस्त कर दी जाएगी। अरुणा शानबाग का मैंने अभी बता दिया आपको। लिली थॉमस बनाम भारत संघ का जो 2000 में वाद उठा था उसमें यह था कि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना कोई भी हिंदू पुरुष द्वारा किया गया दूसरा विवाह भले ही उस व्यक्ति ने इस्लाम धर्म अपना लिया हो तब तक अमान्य है जब तक कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार पहला विवाह विघटित न हुआ हो। अर्थात लिली थॉमस बनाम भारत संघ वाद 2000 में यह बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति ने दूसरा विवाह कर लिया और पहला विवाह उसका विच्छेद नहीं हुआ तो वो दूसरा विवाह निरस्त माना जाएगा जब तक कि उसने पहला विवाह हिंदू विवाह पद्धति से जो विवाह हुआ था वो निरस्त नहीं हो जाता, तब तक दूसरा विवाह उसका वैध नहीं माना जाएगा। 23वां देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय के संदर्भ में वर्तमान में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब एक तो मैं आपको बता दूं साथियों कि कोई भी प्रश्न है उसका जो कीवर्ड है, जैसे इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय, तो अब ये राजस्थान उच्च न्यायालय है उससे संबंधित कुछ चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई, वर्तमान में कितने जज हैं, पहले कितने थे, क्या महिला जज वर्तमान में है, क्या हैं तो कितनी है, महिला जजों का नाम जरूर याद रखें, और इसके वर्तमान में जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं वो कौन है, उनका क्रम कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में इसमें असत्य कथन सत्य नहीं है, अर्थात असत्य कथन का चयन करना है। वर्तमान में कुल 4 न्यायाधीशों में महिला न्यायाधीशों की संख्या 34। ये थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, यानी वर्तमान में जो टोटल न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 34 है और उसमें से 4 महिला न्यायाधीश इसमें पूछा है, जो विकल्प गलत है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह 41वें क्रम के जो हैं वर्तमान में वो मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस कैलाशनाथ वाचु का कार्यकाल सर्वाधिक था और न्यूनतम कार्यकाल सतीश कुमार मित्तल का था। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जो महिला न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 4 नहीं है, उनकी संख्या 3 है। टोटल 50 न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट में हो सकते हैं। वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, उन 34 में 3 महिला न्यायाधीश वर्तमान में हैं, सुबा मेहता, रेखा बोराना और नूपुर भाटी। ठीक है। और राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जो थे वो कमलकांत वर्मा थे। सबसे लंबे समय तक जो कार्यकाल रहा उनका कैलाशनाथ वाचु थे। हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ थी, लेकिन वो राजस्थान की नहीं थी, हिमाचल प्रदेश की थी। 1991 में उनको नियुक्त किया गया था और मदर ऑफ लॉ उनको कहा जाता है। न्यायमूर्ति फतिमा एम बीवी जो हैं वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश थी और वह 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंतर देखना है, ये पहला और दूसरा दोनों ही विकल्प गलत हो गए, उसको मेन टेस्ट में इसको अपडेट कर दिया जाएगा। 24वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। एक तरफ विश्व के औद्योगिक प्रदेश हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित देश हैं। देखिए एंटोरियो औद्योगिक क्षेत्र कनाडा में है, सही है। मिडलैंड्स यूके में है। कोरिया पेनिनसुला दक्षिणी कोरिया में है। साओ पाउलो औद्योगिक क्षेत्र
साओ एंटोरियो औद्योगिक क्षेत्र कनाडा, ठीक है। टोरंटो और हैमिल्टन इस क्षेत्र के मुख्य केंद्र हैं जहां ऑटोमोबाइल, स्टील और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग शामिल हैं। तो यहां पर जो चौथा विकल्प है वो आपका गलत है। मिड्सलैंड आपके यूके में बता दिया। कोरिया पेनिनसुला दक्षिण कोरिया में है और जहां पर एलजी ऑटोमोबाइल और शिप बिल्डिंग उद्योग अग्रणी है। साओ पाउलो औद्योगिक क्षेत्र लेब्रोजी ब्राजील का है जहां पर ऑटोमोबाइल, विमानन और रसायन का उद्योग प्रबल है। और गोटेंग प्रांत दक्षिणी अफ्रीका का है, यहां पर मोटर वाहन उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो इस प्रकार सारे जो हैं यहां पर बताने का प्रयास किया है। 25वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे बीकानेर के राठौड़ों को राज तिलक करने का विशेषाधिकार प्राप्त था। अब साथियों आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान के जितने भी राजवंश हैं उनमें केवल 3 राजवंश ऐसे हैं जिनमें किसी अन्य जाति या समुदाय के लोगों को राज तिलक करने का अधिकार प्राप्त था। कौन कौन से 3 राजवंश थे? एक तो मेवाड़, एक मारवाड़, बीकानेर और एक जयपुर। बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक करने का अधिकार जाटों का था और वो जाटों का गोत था गोदारा। इसके अलावा जयपुर के कछवा जो राजवंश है उसका राज तिलक करने का अधिकार आसपास के मीणा लोगों का था। और मेवाड़ में जो महाराजा हुआ करते थे, महाराणा हुआ करते थे, उनको राज तिलक करने का अधिकार वहां के आसपास के जो भील समुदाय के व्यक्ति थे उनको ये अधिकार दिया गया था। इस प्रकार केवल जो है वो 4 राजवंश हमको प्राप्त होते हैं। अब मैं ऐसे देख रहा था कि एक ही वीडियो में लगभग 50 प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे, लेकिन संभव नहीं होगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि 150 प्रश्नों को कवर करने के लिए हमें कम से कम 6 वीडियो पार्ट लाने होंगे। तो ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हम आगे 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे सभी सोशल नेटवर्क से जुड़ जाइए। वहां पर प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिलेगा, ऑल राजस्थान टेस्ट रैंकिंग का आपको मिलेगा और बहुत कुछ आपको बना बनाया कंटेंट आरईएस प्री के लिए मिल जाएगा। आप उसको जरूर देखें।